साल 2028 आधुनिक चीन की सबसे गुप्त एजेंसी ड्रैगन स्पेशल फोर्स। ये ऐसी यूनिट थी जहां केवल देश के सबसे खतरनाक और कुशल सैनिकों को चुना जाता था। उनमें सबसे प्रसिद्ध नाम था लिन फेंग। उम्र केवल 25 वर्ष, लेकिन उसकी उपलब्धियां दर्जनों आतंकवादी संगठनों का सफाया, सैकड़ों बंधकों की जान बचाना और कई देशों के गुप्त मिशन पूरे करना। दुनिया उसे ड्रैगन घोस्ट के नाम से जानती थी, क्योंकि जहां वह पहुंच जाता वहां दुश्मनों का बचना असंभव था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बंदूक नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग। हर मिशन में वह पहले सोचता था, फिर गोली चलाता था। एक दिन उसे एक अत्यंत गोपनीय मिशन मिला। चीन की सीमा पर एक रहस्यमयी प्राचीन मंदिर मिला था। कहा जाता था कि उसके अंदर हजारों साल पुराना एक रहस्य छिपा है। सरकार ने लिन फेंग को भेजा। जब वह मंदिर के सबसे अंदर वाले कक्ष में पहुंचा तो वहां एक विशाल सुनहरा दरवाजा था। उस पर प्राचीन चीनी भाषा में लिखा था, जो समय को चुनौती देगा वही समय का स्वामी बनेगा। अचानक पूरी जगह कांपने लगी। एक तेज सुनहरी रोशनी फूटी। लिन फेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। दूसरी ओर महानशिया साम्राज्य, लगभग 2000 वर्ष पहले का प्राचीन चीन, एक घने जंगल के बीच। आसमान से अचानक एक सुनहरी रोशनी गिरी। धड़ाम! जमीन पर एक आदमी आ गिरा। वह लिन फेंग था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। मैं जिंदा हूं। उसने चारों तरफ देखा। न कोई सड़क, न बिजली, न गाड़ियां, सिर्फ पहाड़, जंगल और प्राचीन चीनी शैली के घर। वह समझ गया, मैं किसी दूसरे युग में आ गया हूं। उसी समय उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, डिंग। अनलिमिटेड आर्मरी सिस्टम एक्टिवेटेड। होस्ट लिन फेंग पहचान सत्यापित। अनंत शस्त्रागार सक्रिय। लिन फेंग चौंक गया। सिस्टम स्क्रीन उसके सामने दिखाई दी। अनंत शस्त्रागार, सभी आधुनिक हथियार, असीमित गोलियां, असीमित मिसाइलें, ड्रोन सेना, टैंक, हेलीकॉप्टर, स्टेल्थ फाइटर, परमाणु हथियार, सील, उपग्रह हथियार, सील, भविष्य की ऊर्जा बंदूकें, मेडिकल नैनोकिट, भोजन और पानी, असीमित नोट होस्ट। चाहे तो एक सेकंड में किसी भी साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। लिन फेंग कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। इतनी शक्ति, लेकिन मैं इसका उपयोग नहीं करूंगा। शांति से जीना ज्यादा अच्छा है। उसने जंगल के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर बना लिया। दिन में खेती करता, रात में अभ्यास करता और अपनी पहचान पूरी तरह छिपाकर रहने लगा। पूरे गांव में सब उसे एक साधारण शिकारी समझते थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वह चाहे तो एक पल में पूरे साम्राज्य का अस्तित्व मिटा सकता है। 3 महीने बाद राजधानी, महान शिया साम्राज्य का शाही महल। सम्राट लोंगतियान, वह अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए अक्सर भेष बदलकर निकलता था। आज भी उसने साधारण व्यापारी का वेश धारण किया। सिर्फ एक बूढ़े सेवक के साथ वह गांवों की ओर निकल पड़ा। शाम होने लगी। अचानक आसमान काला पड़ गया। भयंकर बारिश शुरू हो गई। सम्राट और उसका सेवक जंगल में रास्ता भटक गए। सेवक बोला, मालिक, आगे एक घर दिखाई दे रहा है। वह घर लिन फेंग का था। दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक लिन फेंग ने दरवाजा खोला। बाहर 2 भीगे हुए यात्री खड़े थे। क्या हम एक रात रुक सकते हैं? सम्राट ने विनम्रता से पूछा। लिन फेंग मुस्कुराया। जरूर, अंदर आइए। सम्राट ने सोचा, यह युवक बड़ा दयालु है। घर के अंदर प्रवेश करते ही सम्राट की नजर एक अजीब वस्तु पर पड़ी। दीवार पर टंगी हुई एक काली धातु की लंबी चीज। यह क्या है? सम्राट ने पूछा। लिन फेंग ने सहजता से उत्तर दिया, ओ, बस शिकार करने का एक औजार है। वह असल में एक आधुनिक स्नाइपर राइफल थी, लेकिन सम्राट को उसका नाम अब तक नहीं पता था। थोड़ी देर बाद तीनों साथ बैठकर भोजन करने लगे। सम्राट ने देखा, यह युवक बेहद शांत है। न लालच, न डर, न किसी प्रकार का दिखावा। अचानक जंगल से भेड़ियों का झुंड आ गया। लगभग 30 खूंखार भेड़िए। सेवक घबरा गया। मालिक! सम्राट भी तलवार निकालने ही वाला था कि लिन फेंग ने गहरी सांस ली। इतनी रात में भी चैन नहीं मिलता। वो बाहर चला गया। धाएं, धाएं, धाएं। लगातार कुछ तेज धमाके हुए।
सिर्फ 3 सेकंड। जब सम्राट बाहर आया तो उसने देखा सभी भेड़िए जमीन पर पड़े थे, एक भी जीवित नहीं। सम्राट की आंखें फैल गईं। ये उसने बिना तलवार के सिर्फ 3 सांसों में 30 भेड़ियों को मार दिया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि सम्राट अभी तक उस युवक के असली रहस्य से बिल्कुल अनजान था। और लिन फेंग को भी नहीं पता था कि जिस यात्री को उसने अपने घर में आश्रय दिया है वह वास्तव में महान शिया साम्राज्य का सम्राट लोंगतियान है। सुबह पहाड़ों के पीछे से सूरज की पहली किरण निकली। पक्षियों की मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन सम्राट लोंगतियान पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में केवल एक ही प्रश्न घूम रहा था, वह युवक आखिर है कौन? सुबह सुबह लिन फेंग पहले ही उठ चुका था। वह आंगन में लकड़ी काट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच एक साधारण ग्रामीण हो। कोई भी उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि वह ऐसी शक्ति का मालिक है जो पूरे साम्राज्य को पल भर में मिटा सकती है। सम्राट बाहर आया। युवक, कल रात तुमने जिन हथियारों से उन भेड़ियों को मारा, क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? लिन फेंग हंस पड़ा। जरूर। वह अंदर गया और एक लंबा लोहे का बक्सा लेकर आया। उसने बक्सा खोला। अंदर कई तरह की आधुनिक बंदूकें करीने से रखी थीं। AK-203, स्नाइपर राइफल, शॉटगन, पिस्तौल और कई ऐसे हथियार जिन्हें आधुनिक दुनिया के अलावा कोई पहचान ही नहीं सकता था। सम्राट ने एक पिस्तौल उठाई। ये तलवार जैसी नहीं है, इसे चलाते कैसे हैं? लिन फेंग ने हंसते हुए कहा, ऐसे नहीं, वरना चोट लग जाएगी। उसने पिस्तौल वापस ली। दूर एक सूखा पेड़ था, लगभग 300 कदम दूर। ढाएं, एक ही गोली और पूरा पेड़ बीच से टूटकर गिर गया। सम्राट और बूढ़ा सेवक दोनों स्तब्ध रह गए। ये बिना तीर, बिना धनुष, बिना भाले इतनी दूर तक कैसे मार सकता है? सम्राट के मन में तूफान उठ गया। अगर ऐसी चीज 10 लोगों के पास भी हो तो पूरी सेना हार जाएगी। लेकिन उसी समय लिन फेंग बिल्कुल सामान्य आवाज में बोला, वैसे ये तो सबसे कमजोर हथियारों में से एक है। सम्राट के हाथ कांप गए। सबसे है कमजोर? लिन फेंग ने बिना सोचे बोल दिया, अगर असली हथियार निकाल दूं तो शायद ये पूरा पहाड़ ही गायब हो जाए। सम्राट ने सोचा ये मजाक कर रहा होगा। तभी जंगल के अंदर से अचानक जमीन कांपने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। 10 विशाल जंगली भालू सीधे घर की तरफ भाग रहे थे। बूढ़ा सेवक घबरा गया, भागिए। लेकिन लिन फेंग ने आराम से अपनी जेब से एक छोटा सा गोल धातु का गोला निकाला। सम्राट ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? बस अन्नम, आवाज करने वाला खिलौना। उसने गोला दूर फेंक दिया। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, धड़ा आम। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरा जंगल हिल गया। धूल का बादल कई 100 मीटर तक फैल गया। जब धूल बैठी तो वहां जहां भालू थे, अब एक विशाल गड्ढा था। भालुओं का नामो निशान नहीं था। सम्राट के हाथ से चाय का प्याला गिर पड़ा। ये कौन सी दिव्य कला है? लिन फेंग सिर खुजलाते हुए बोला, अरे बस एक छोटा सा बम था, बड़े वाले तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता। सम्राट के चेहरे का रंग उड़ गया। छोटा? उसी समय सिस्टम की आवाज आई, डिंग। नई चेतावनी, आपके घर से 5 किलोमीटर दूर डाकुओं का एक गिरोह छिपा हुआ है। संख्या 180, उद्देश्य आसपास के गांवों पर हमला। लिन फेंग ने गहरी सांस ली। फिर से काम करना पड़ेगा। सम्राट बोला, क्या हुआ? कुछ चोर हैं? मैं अभी आता हूं। सम्राट ने सोचा, 180 डाकू, ये अकेला क्या करेगा? लेकिन लिन फेंग घर के पीछे गया और पहली बार उसने अपना अनलिमिटेड आर्मरी खोला। हवा में एक नीला द्वार खुला, उसमें अनगिनत हथियार चमक रहे थे। उसने उनमें से एक चीज निकाली, एक छोटा सा सैन्य ड्रोन। सम्राट दूर से यह सब देख रहा था। उसकी सांसें रुक गईं। यह हवा में तैरता हुआ लोहे का पक्षी ड्रोन बिना आवाज किए आसमान में उड़ गया। कुछ मिनट बाद दूर पहाड़ों से लगातार धमाकों की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। 5 मिनट बाद ड्रोन वापस लौट आया, पूरी तरह सुरक्षित।
सिस्टम बोला, डिंग, मिशन पूरा, 180 डाकू समाप्त, निर्दोष ग्रामीण सुरक्षित। लिनफेंग ने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा हुआ, अब कोई गांव नहीं लूटेगा। सम्राट के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने बिना वहां गए सिर्फ उस उड़ने वाले लोहे के पक्षी से 180 डाकुओं को खत्म कर दिया। उस क्षण सम्राट लोंगथियान को पहली बार महसूस हुआ कि यदि यह रहस्यमय युवक चाहे तो केवल एक दिन नहीं, एक पल में पूरे महान शिया साम्राज्य को भी मिटा सकता है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वह केवल शांति से जीना चाहता था। और सबसे मजेदार बात, लिनफेंग अब भी नहीं जानता था कि जिसके सामने वह इतने आराम से बातें कर रहा है वह कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य का सम्राट है। डाकुओं के खत्म होने के बाद जंगल फिर से शांत हो गया। सम्राट लोंगथियान बाहर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उसने अपने जीवन में अनगिनत महान योद्धा देखे थे, तलवार के संत, भाले के देवता, अमर साधक, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी नहीं। उसी समय लिनफेंग आराम से चाय बनाकर ले आया। बुजुर्ग, चाय पीजिए, जंगल की जड़ी बूटियों से बनाई है। सम्राट ने कप लिया। उसने सोचा, अगर यह युवक मुझे मारना चाहता तो कल रात ही मार सकता था, लेकिन उसने न केवल शरण दी बल्कि भोजन भी कराया। सम्राट मुस्कुराया। युवक, तुम्हारा नाम क्या है? लिनफेंग। और तुम्हारा? लिनफेंग ने सहजता से पूछा। सम्राट एक पल के लिए रुक गया, फिर बोला, मेरा नाम लॉन्गचेन। यह उसका झूठा नाम था, क्योंकि वह अपनी असली पहचान नहीं बता सकता था। लिनफेंग ने सिर हिलाया। अच्छा नाम है। सम्राट ने पूछा, तुम्हारे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने किसी राज्य की सेवा क्यों नहीं की? लिनफेंग हंस पड़ा। राजाओं की सेवा नहीं भाई, बहुत झंझट है। कभी युद्ध, कभी राजनीति, कभी षड्यंत्र। मुझे तो बस सुबह खेती, दोपहर शिकार और रात को आराम चाहिए। सम्राट मुस्कुरा दिया। यदि मेरे सभी अधिकारी ऐसे सोचते तो शायद मेरा काम आसान हो जाता। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, खतरे की चेतावनी। 10 हथियारे इस दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। लक्ष्य महान शिया साम्राज्य का सम्राट। लिनफेंग चौंक गया। सम्राट! उसने सामने बैठे व्यक्ति को देखा, फिर सिर हिलाया। नहीं, यह बूढ़ा व्यापारी कैसे सम्राट हो सकता है? शायद कोई शाही काफिला आसपास होगा। उसने सिस्टम से पूछा, दूरी? 2 किलोमीटर। उसी समय दूर जंगल में काले कपड़े पहने 10 लोग तेजी से दौड़ रहे थे। उनके शरीर से हत्या की तीव्र आभा निकल रही थी। वे थे ब्लैक शैडो, पवेलियन के सर्वोच्च हत्यारे। उनका लक्ष्य भेष बदलकर निकला सम्राट लोंगथियान। उनका नेता बोला, आज शिया साम्राज्य बिना सम्राट के रह जाएगा। इधर लिनफेंग ने धीरे से आह भरी। आज फिर काम करना पड़ेगा। वह घर के पीछे गया। इस बार उसने कोई बड़ा हथियार नहीं निकाला, बल्कि एक छोटा सा आधुनिक उपकरण, एक हथेली जितना ड्रोन जिसमें हाई रिजोल्यूशन कैमरा और शांत उड़ान प्रणाली लगी थी। ड्रोन उड़ गया। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर 10 हत्यारे दिखाई देने लगे। लिनफेंग बोला, ओह, ये तो सच में हत्यारे हैं। उसने एक और उपकरण निकाला, एक ट्रैंक्विलाइजर माइक्रो डार्ट लॉन्चर। मारने की जरूरत नहीं, सुला देते हैं। ड्रोन बिजली की गति से नीचे आया। फुस 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 10 सूक्ष्म डार्ट हवा में निकले। एक एक करके सभी हत्यारे बेहोश होकर गिर पड़े। पूरा अभियान सिर्फ 20 सेकंड में खत्म हो गया। सिस्टम बोला, डिंग, मिशन पूरा। सम्राट का जीवन सुरक्षित। इनाम, नई ऊर्जा बैटरी तकनीक अनलॉक। लिनफेंग ने संतोष से सिर हिलाया। अब ठीक है, उसे बिल्कुल पता नहीं था कि जिस सम्राट की रक्षा उसने की वह उसी के घर के बरामदे में बैठा आराम से चाय पी रहा था। उधर राजधानी में शाही गुप्तचर घबराकर दौड़ते हुए महल पहुंचे। प्रधानमंत्री महोदय, ब्लैक शैडो, पवेलियन के 10 सर्वोच्च हत्यारे सभी बेहोश मिले हैं। क्या? उनके शरीर पर तलवार का एक भी निशान नहीं है, कोई वेस नहीं, कोई तीर नहीं, लेकिन वे एक साथ गिर गए।
पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसने किया, कैसे किया, किसी के पास उत्तर नहीं था। उधर सम्राट लोंग तियान अब पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था। लिन फेंग कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया था कि यह युवक सत्ता का भूखा नहीं है। अगर होता तो अब तक सिंहासन उसी का होता। सम्राट ने मन ही मन निर्णय लिया, मैं इसकी असली पहचान जानकर रहूंगा और यदि संभव हुआ तो इसे अपने साम्राज्य का सबसे सम्मानित अतिथि बनाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि लिन फेंग की असली ताकत अभी तक सामने आई ही नहीं थी। उसके अनंत शस्त्रागार में ऐसे हथियार भी थे जिनका एक बटन दबते ही पूरा महाद्वीप कांप सकता था। और लिन फेंग अब भी यही सोच रहा था, काश आज कोई मेहमान ना आए, मुझे आराम से खेती करनी है। अगली सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लिन फेंग अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगा रहा था। उसके हाथ में कुदाल थी। कोई भी उसे देखकर यही कहता, यह तो एक साधारण किसान है। लेकिन सम्राट लोंग तियान अब ऐसा नहीं सोचता था। उसे पता था, इस युवक की मुस्कान जितनी साधारण है, उसकी शक्ति उतनी ही भयानक। नाश्ते के बाद सम्राट ने अचानक पूछा, लिन फेंग, अगर कोई राजा तुम्हें अपने राज्य का सेनापति बना दे तो क्या तुम स्वीकार करोगे? लिन फेंग हंस पड़ा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सेनापति बनते ही सुबह मीटिंग, दोपहर युद्ध, शाम राजनीति, रात षड्यंत्र, इतना समय किसके पास है? मैं तो बस आराम से खेती करना चाहता हूं। सम्राट अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। इतनी शक्ति होने के बाद भी इसे सत्ता में कोई रुचि नहीं। उसी समय दूर से घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। धड़ धड़ धड़। लगभग 50 सैनिक तेजी से जंगल की ओर आ रहे थे। उनका नेता चिल्लाया, हर जगह खोजो, सम्राट को ढूंढो। सम्राट का चेहरा बदल गया। ये उसके निजी शाही सैनिक थे। अगर उन्होंने उसे पहचान लिया तो उसकी पहचान छिपी नहीं रहेगी। लिन फेंग ने पूछा, ये लोग कौन हैं? सम्राट ने झूठ बोल दिया, शायद किसी अपराधी को खोज रहे होंगे। लिन फेंग ने कंधे उचकाए, अच्छा, मुझे क्या? कुछ ही देर में सैनिक घर के सामने पहुंच गए। उनका कप्तान नीचे उतरा। बुजुर्ग, क्या आपने किसी व्यापारी को देखा? सम्राट ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। लिन फेंग बोला, हां। सम्राट का दिल धड़क उठा, क्या यह मुझे पहचान गया? लेकिन लिन फेंग ने आगे कहा, कल 2 व्यापारी आए थे, लेकिन सुबह सुबह उत्तर दिशा में चले गए। उसने जानबूझकर गलत दिशा बता दी। कप्तान बोला, चलो उत्तर की ओर। पूरी टुकड़ी वहां से चली गई। सम्राट ने राहत की सांस ली। तुमने झूठ क्यों बोला? लिन फेंग मुस्कुराया, क्योंकि मेरे घर आया मेहमान मेरी जिम्मेदारी होता है। जब तक वह मेरे घर में है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। यह शब्द सुनकर सम्राट कुछ पल तक चुप रहा। उसके जीवन में लोग उससे डरते थे, उसकी चापलूसी करते थे, लेकिन पहली बार किसी ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी रक्षा की थी। तभी सिस्टम की तेज चेतावनी गूंजी, डिंग डिंग। डिनॉम, रेड अलर्ट। अत्यंत खतरनाक लक्ष्य मिला। स्थान, महान शिया साम्राज्य की सीमा। स्क्रीन पर नक्शा दिखाई दिया। लाल रंग का एक विशाल क्षेत्र चमक रहा था। दुश्मन सेना, 2 लाख सैनिक नेतृत्व। उत्तरी वेई साम्राज्य। उद्देश्य, 3 दिनों में महान शिया पर आक्रमण। लिन फेंग ने भौहें सिकोड़ ली। इतनी बड़ी सेना। सिस्टम बोला, यदि युद्ध हुआ 10 लाख से अधिक लोग मर सकते हैं। लिन फेंग चुप हो गया। उसे युद्ध से नफरत थी। आधुनिक दुनिया में उसने बहुत खून देखा था। वह फिर वही सब नहीं देखना चाहता था। सम्राट ने देखा, लिन फेंग पहली बार गंभीर हो गया है। क्या बात है? लिन फेंग बोला, कुछ नहीं, बस सीमा पर शायद युद्ध होने वाला है। सम्राट के हाथ से चाय का कप लगभग गिर गया। उसे कैसे पता? यह खबर अभी तक पूरे दरबार में भी नहीं पहुंची थी। सिर्फ सम्राट और कुछ गिने चुने मंत्री ही जानते थे कि उत्तरी वे साम्राज्य सेना इकट्ठा कर रहा है। सम्राट ने तुरंत पूछा, अगर सचमुच युद्ध हो तो तुम क्या करोगे? लिन फेंग ने कुछ देर आसमान की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोला, अगर 2 सेनाएं लड़ेंगी तो मरेंगे सैनिक नहीं, किसानों के बेटे मरेंगे, बच्चे अनाथ होंगे, गांव जलेंगे,
अगर मुझे मौका मिला तो मैं युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। सम्राट ने पूछा, कैसे? लिन फेंग हल्का सा मुस्कुराया, बस थोड़ा सा डर दिखाकर। सम्राट ने सोचा, 2 लाख सैनिकों को डर दिखाकर भगा देगा? उसे यह असंभव लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि लिन फेंग के अनंत शस्त्रागार में ऐसे स्टेल्थ ड्रोन, सुपरसोनिक मिसाइलें और ऐसी तकनीक थी जिसे देखकर प्राचीन दुनिया के लोग देवताओं का प्रकोप समझ बैठते। और पहली बार लिन फेंग ने तय किया, अगर युद्ध निर्दोष लोगों तक पहुंचा तो मुझे हस्तक्षेप करना ही होगा। उधर सम्राट लोंगत्यान ने भी मन ही मन एक निर्णय लिया, चाहे यह युवक मेरी पहचान जाने या न जाने, मैं इसे किसी भी कीमत पर अपना मित्र बनाऊंगा। लेकिन दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन सम्राट की असली पहचान उजागर होने वाली थी, और उसी दिन पूरे महान शिया साम्राज्य की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। अगले दिन महान शिया साम्राज्य की राजधानी शाही महल में हड़कंप मचा हुआ था। प्रधानमंत्री घुटनों के बल बैठे थे। महारानी माता 3 दिन हो गए, सम्राट का कोई पता नहीं है। पूरे साम्राज्य में सम्राट की खोज शुरू हो चुकी थी। हजारों सैनिक, सैकड़ों गुप्तचर हर जंगल, हर गांव, हर पहाड़ छान रहे थे। उधर जंगल के बीच लिन फेंग अपने खेत में पानी दे रहा था। सम्राट लोंगत्यान लकड़ी की बेंच पर बैठा उसे देख रहा था। उसी समय सिस्टम की चेतावनी गूंजी, डिंग! सैकड़ों घुड़सवार तेजी से आपकी ओर बढ़ रहे हैं। संख्या 500। लिन फेंग ने सिर उठाया। इतने लोग! कुछ ही मिनटों बाद जंगल धूल से भर गया। 500 शाही सैनिक सीधे घर के सामने रुक गए। उनके पीछे शाही रथ था ना। रथ से एक वृद्ध व्यक्ति उतरा। वह महान शिया का प्रधानमंत्री था। जैसे ही उसकी नजर सम्राट पर पड़ी, वह तुरंत घुटनों के बल गिर गया। यह मंत्री अपने सम्राट को प्रणाम करता है। उसके पीछे 500 सैनिक एक साथ घुटनों पर बैठ गए। महामहिम सम्राट की जय हो! पूरा जंगल उस आवाज तक से गूंज उठा। लिन फेंग, जो अभी तक पौधों को पानी दे रहा था, धीरे धीरे मुड़ा। उसने सामने का दृश्य देखा, फिर सम्राट की ओर देखा, फिर सैनिकों की ओर। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे, तो आप व्यापारी नहीं थे? सम्राट थोड़ा शर्मिंदा होकर हंसा। मैं दरअसल महान शिया साम्राज्य का सम्राट हूं, लिन फेंग ने शांत स्वर में कहा। अच्छा, कोई बात नहीं, बस इतना ही। प्रधानमंत्री की आंखें बाहर निकल आईं। क्या पूरे साम्राज्य का सम्राट अपनी पहचान बता रहा है, और यह युवक केवल कोई बात नहीं कह रहा है? एक युवा सेनापति गुस्से में चिल्लाया, असभ्य! सम्राट के सामने घुटने टेक। लेकिन सम्राट ने गरज कर कहा, चुप! पूरा जंगल शांत हो गया। सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा, जिस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई, जिसने मुझे भोजन दिया, जिसने मुझे अपना अतिथि बनाया, उसके सामने तुम में से किसी को आवाज ऊंची करने का अधिकार नहीं है। सभी सैनिक तुरंत सिर झुका गए। सम्राट आगे बढ़ा और ऐसा दृश्य हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। महान शिया साम्राज्य का सम्राट स्वयं लिन फेंग के सामने झुक गया। लिन फेंग, मैं तुम्हारा रानी हूं। पूरा शाही दल स्तब्ध रह गया। तभी अचानक आसमान में एक काला बाज उड़ता हुआ आया। उसके पैर में एक संदेश बना था। प्रधानमंत्री ने संदेश पढ़ा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। महाराज, उत्तरी वेई साम्राज्य आज ही हमला करने निकल चुका है। 2 लाख सैनिक सीमा पार कर चुके हैं। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। सम्राट ने गहरी सांस ली। इतनी जल्दी? सभी सेनापति घबरा गए। महाराज, हमें तुरंत राजधानी लौटना होगा। हमारी सेना केवल 80,000 है। हम हार जाएंगे। तभी लिन फेंग ने पूछा, वे अभी कहां हैं? प्रधानमंत्री ने नक्शा खोल दिया। यहां ड्रैगन वैली। लिन फेंग ने नक्शे पर नजर डाली। यहां से लगभग 120 किलोमीटर। फिर उसने शांत स्वर में कहा, अगर मैं उन्हें यहीं रोक दूं तो? सभी लोग हंस पड़े। एक सेनापति बोला, युवक, वह 2 लाख सैनिक हैं। कोई देवता भी उन्हें अकेले नहीं रोक सकता। लिन फेंग ने बस इतना कहा, हम देखते हैं
वह धीरे धीरे अपने घर के पीछे चला गया। वहां किसी की नजर से दूर उसने पहली बार अपना सबसे बड़ा स्टोरेज खोला। आकाश में नीले प्रकाश का एक विशाल द्वार खुल गया। उसके भीतर सैकड़ों आधुनिक युद्ध वाहन, मिसाइल लॉन्चर, स्टेल्थ फाइटर, हेलीकॉप्टर, ड्रोन स्वार्म और अनगिनत हथियार शांत अवस्था में खड़े थे। लिन फेंक ने उनमें से केवल एक चीज निकाली, एक छोटी सी धातु की छड़ जैसी वस्तु। उसने मुस्कुराकर कहा, इतना काफी है। उधर सम्राट और बाकी लोग अभी भी सोच रहे थे कि वह शायद कोई पुरानी तलवार लेने गया है। उन्हें क्या पता कि अगले अध्याय में पूरा प्राचीन चीन पहली बार आधुनिक युद्ध तकनीक का ऐसा दृश्य देखने वाला था जिसे वे स्वर्गीय गर्जना का नाम देंगे। ड्रैगन वैली, महान शिया साम्राज्य की उत्तरी सीमा। 2 लाख सैनिक लोहे के कवच में सजे हुए पहाड़ों के बीच आगे बढ़ रहे थे। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। उनके आगे उत्तरी वेई साम्राज्य का महान सेनापति वेई झाओ। वह हंसते हुए बोला, आज सूर्यास्त से पहले महान शिया साम्राज्य हमारा होगा। उधर लिन फेंक अपने घर के पीछे खड़ा था। उसने अपने सिस्टम को खोला। डिंग, अनलिमिटेड आर्मरी ऑनलाइन, स्टेल्थ ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सुपरसोनिक मिसाइल, एमपी वेपन, एआई टैक्टिकल सिस्टम। लिन फेंग ने सिर हिलाया। नहीं, लोगों को मारना अंतिम विकल्प है। अगर बिना खून बहाए युद्ध रोका जा सके तो वही सही होगा। उसने सिस्टम से कहा, गैर घातक योजना शुरू करो। डिंग, ऑन डू ऑपरेशन। स्वर्गीय गर्जना मोड, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों सूक्ष्म स्टेल्थ ड्रोन आसमान में गायब हो गए। किसी को उनकी आवाज तक सुनाई नहीं दी। ड्रैगन वैली, 2 लाख सैनिक आगे बढ़ रहे थे। अचानक पूरा आसमान काला पड़ गया। एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। सैनिक घबरा गए। यह कैसी आवाज है? फिर बादलों के बीच दर्जनों चमकती रोशनियां दिखाई देने लगीं। वे इतनी तेज थीं कि किसी की आंखें उन्हें ठीक से देख ही नहीं पा रही थीं। अचानक एक काली पहाड़ी पर राम इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरा पहाड़ आधा टूटकर नीचे गिर गया। लेकिन विस्फोट सैनिकों से कई किलोमीटर दूर किया गया था। किसी सैनिक को चोट नहीं लगी। धरती लगातार कांप रही थी। पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे। घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे। वेई झाओ का चेहरा पीला पड़ गया। ये कौन सी दिव्य शक्ति है? तभी आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आई। असल में यह लिन फेंक का लंबी दूरी का स्पीकर सिस्टम था, लेकिन प्राचीन लोगों को वह स्वर्ग की आवाज लगी। युद्ध यहीं समाप्त करो। एक कदम और आगे बढ़े तो अगला प्रहार तुम्हारी सेना पर होगा। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। एक सेनापति चिल्लाया, डरने की जरूरत नहीं, यह कोई चाल है। उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। लिन फेंक ने शांत स्वर में कहा, आखिर चेतावनी। लेकिन कुछ हजार सैनिक आगे बढ़ ही गए। लिन फेंक ने हथियार बदल दिया। इस बार उसने एक ईएमपी शॉक डिवाइस सक्रिय किया। यह ऐसा उपकरण था जो आधुनिक मशीनों के लिए बनाया गया था, लेकिन उसकी ऊर्जा तरंग ने आसपास के क्षेत्र में तेज विद्युत और ध्वनि प्रभाव पैदा किए। आकाश में चमकदार बिजली जैसी लहरें दौड़ गईं। जमीन थरथराई। घोड़े डर कर बैठ गए। सैनिकों की ढाल और भाले उनके हाथों से छूट गए। कई लोग घुटनों के बल गिर पड़े। वेई झाओ कांप उठा। स्वर्ग हम पर क्रोधित हो गया है। उसने तुरंत अपनी तलवार नीचे रख दी। पीछे हटो, अभी के अभी। कुछ ही मिनटों में 2 लाख सैनिक बिना युद्ध किए वापस मुड़ गए। एक भी तलवार नहीं चली, एक भी सैनिक नहीं मरा, लेकिन युद्ध समाप्त हो गया। उधर महान शिया साम्राज्य की सीमा पर खड़े सम्राट लोंगतियान और उनके सेनापति दूर से यह सब देख रहे थे। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक सेनापति फुसफुसाया, महाराज, क्या सचमुच स्वर्ग ने हमारी सहायता की है? सम्राट ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजर दूर खड़े लिन फेंक पर थी। नहीं, यह स्वर्ग नहीं, यह वही युवक है जिसने मुझे अपने घर में चाय पिलाई थी। लिन फेंक वापस मुड़ा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा, अब मेरी सब्जी में उसको पानी देना बाकी है। सम्राट हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसी क्षण सिस्टम ने एक नई चेतावनी दी। डिंग, सर्वोच्च खतरा सक्रिय।
चेतावनी, आपकी आधुनिक तकनीक के ऊर्जा संकेत को किसी ने महसूस कर लिया है। स्थान कुनलुन पर्वत, पहचान अज्ञात, संभावित शक्ति स्तर इस युग का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। लाइन फेंक की मुस्कान पहली बार गायब हो गई। लगता है अब असली कहानी शुरू होने वाली है। उसे नहीं पता था कि प्राचीन चीन में केवल साधारण योद्धा ही नहीं, बल्कि ऐसे रहस्यमयी साधक भी मौजूद थे जो हजारों वर्षों से दुनिया के संतुलन की रक्षा कर रहे थे। और उनमें से एक अब उसकी ओर बढ़ चुका था। 2 लाख सैनिकों के पीछे हटने की खबर सिर्फ एक दिन में पूरे प्राचीन चीन में फैल गई। हर राज्य में, हर नगर में एक ही चर्चा थी। सुना है महान शिया की सीमा पर स्वर्ग उतर आया था। एक गर्जना हुई और 2 लाख सैनिक भाग गए। कोई कहता यह स्वर्गीय देवता का चमत्कार था, कोई कहता यह किसी अमर साधक की शक्ति थी। लेकिन सच्चाई केवल 2 लोग जानते थे, सम्राट लोंगत्यान और लिनफेंग। उधर कुनलुन पर्वत, बादलों के ऊपर एक प्राचीन महल, हजारों वर्षों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ। यह था स्वर्गीय अमर महल। यहां रहते थे वे लोग जो सामान्य इंसानों की नजर में देवताओं जैसे थे। महल के सबसे ऊंचे सिंहासन पर एक सफेद वस्त्र पहने वृद्ध बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। अचानक उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। पूरा आकाश कांप उठा। उनका नाम था ताइशांग तियानझुन। प्राचीन चीन के सबसे शक्तिशाली अमर कहा जाता था। उन्होंने 500 वर्ष पहले अकेले ही एक पूरे राज्य को रोक दिया था। उन्होंने आसमान की ओर देखा। यह ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, फिर भी यह अमर खजानों से भी अधिक भयानक है। उनके सामने सैकड़ों शिष्य घुटनों के बल बैठ गए। गुरुदेव, क्या कोई दानव जाग गया है? ताइशांग तियानझुन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, यह शक्ति इस संसार की नहीं है। जाओ, उस व्यक्ति को खोजो, लेकिन याद रखना, यदि वह शत्रु न हो तो पहले उस पर हमला मत करना। मैं स्वयं उससे मिलना चाहता हूं। उधर महान शिया साम्राज्य। सम्राट लोंगत्यान ने राजधानी लौटने से पहले लिनफेंग से कहा, मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हें राजगुरु का पद दूंगा। पूरा साम्राज्य तुम्हारा सम्मान करेगा। लिनफेंग ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं। सम्राट चौंक गया। क्यों? मैं जहां जाता हूं वहां मुसीबत अपने आप चली आती है, और मुझे भीड़ पसंद नहीं। मुझे मेरा खेत, मेरा छोटा घर और मेरी शांति पसंद है। सम्राट हंस पड़ा। तुम सचमुच अजीब आदमी हो। दुनिया सिंहासन चाहती है और तुम सब्जियां उगाना चाहते हो। लिनफेंग मुस्कुरा दिया। सब्जियां कम से कम पीठ में छुरा नहीं घोंपती। सम्राट जोर से हंस पड़ा, लेकिन उसी समय राजधानी से एक घायल सैनिक दौड़ता हुआ आया। महाराज, बड़ी मुसीबत हो गई। शाही खजाना लूट लिया गया। सम्राट का चेहरा बदल गया। क्या? किसने? सैनिक कांपते हुए बोला। सिर्फ एक आदमी। उसने बिना किसी हथियार के हमारे 5000 सैनिकों को हरा दिया, और खजाने का सबसे कीमती रत्न ड्रैगन हार्ट जेड ले गया। सम्राट स्तब्ध रह गया। एक आदमी, 5000 सैनिक। तभी लिनफेंग के सिस्टम ने आवाज दी। ड्रिंग! विश्व स्तरीय मिशन सक्रिय। नाम ड्रैगन हार्ट जेड। जानकारी, यह साधारण रत्न नहीं है, यह प्राचीन ऊर्जा स्रोत है। इसके अंदर ऐसी शक्ति है जो आपकी आधुनिक तकनीक के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है। यदि गलत व्यक्ति के हाथ में गया तो पूरे महाद्वीप में विनाश हो सकता है। मुख्य अपराधी रक्त दानव मो। ये शक्ति स्तर SSS इनाम, नई आर्मरी, अपग्रेड ऊर्जा ढाल प्रणाली, ऑर्बिटल वेपन सिस्टम अनलॉक की शर्त पूरी होने पर लिनफेंग पहली बार गंभीर हो गया। अगर वह रत्न मेरी तकनीक से प्रतिक्रिया कर गया तो परिणाम बहुत खराब होंगे। सम्राट ने पूछा, तुम उसे जानते हो? लिनफेंग ने शांत स्वर में कहा, नहीं, लेकिन अब मुझे उसे रोकना ही होगा। उसने पहली बार अपने छोटे से घर का दरवाजा बंद किया, कंधे पर अपना साधारण बैग टांगा और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगा। सम्राट ने पीछे से पूछा, तुम अकेले जाओगे? लिनफेंग बिना पीछे देखे मुस्कुराया। अगर पूरी दुनिया भी उसके साथ हो
तो भी मैं अकेला काफी हूं। दूर कहीं पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी व्यक्ति लाल रंग का चमकता हुआ रत्न हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने जिस शक्ति को जगाने की कोशिश की है वह अब उसके पीछे चल पड़ी है। सुबह पहली बार 3 महीनों के बाद लिन फेंक अपने छोटे से घर से दूर जाने वाला था। उसने दरवाजे पर ताला लगाया, अपने खेत की ओर देखा। टमाटर, पत्ता गोभी और बांस की छोटी सी बाड़। वह हल्का सा मुस्कुराया। आशा है वापस आकर यह सब सही सलामत मिले। सम्राट लोंगतियान ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को आदेश दिया, इस घर की रक्षा करना जब तक लिन फेंक लौटकर नहीं आता। यह जगह शाही महल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सभी सैनिक हैरान रह गए। एक साधारण लकड़ी का घर अब शाही सुरक्षा में था। उधर लिन फेंक जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। उसने अपनी कमर पर सिर्फ एक छोटी पिस्तौल रखी थी, बाकी पूरा अनलिमिटेड आर्मरी उसके सिस्टम में सुरक्षित था। चलते चलते उसे सड़क किनारे रोने की आवाज विनगे सुनाई दी। एक लगभग 10 साल की लड़की अपनी घायल दादी को सहारा देने की कोशिश कर रही थी। भैया कृपया मदद कीजिए। लिन फेंक तुरंत उनके पास पहुंचा। दादी के पैर में गहरा घाव था। उसने सिस्टम से एक मेडिकल नैनो किट निकाली, लेकिन उसे याद आया अगर वह यह सीधे इस्तेमाल करेगा तो लोग डर जाएंगे। उसने जड़ी बूटियों का बहाना बनाया, घाव साफ किया और नैनो किट की सूक्ष्म उपचार तकनीक को कपड़े के नीचे छिपाकर सक्रिय किया। कुछ ही मिनटों में घाव भरने लगा। बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम तो देवदूत हो। लिन फेंक मुस्कुराया। नहीं, बस थोड़ा बहुत इलाज करना आता है। जाते जाते उसने बच्ची को भोजन का एक पैकेट भी दे दिया। सिस्टम में भोजन असीमित था, लेकिन वे हमेशा उतना ही देता जितनी किसी को जरूरत होती। दूर 2 गुप्तचर ये सब देख रहे थे। वे सम्राट के लोग थे। पहला बोला, इतनी शक्ति होने के बाद भी देखो कैसा इंसान है। दूसरा धीरे से बोला, शायद इसी कारण सम्राट उसका इतना सम्मान करते हैं। उसी समय एक काली गुफा के अंदर रक्तदानव मोये ड्रैगन हार्ट जेड को अपने सामने रखे बैठा था। उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूम रही थी। वह हंस रहा था, बस थोड़ा और ये रत्न पूरी तरह जाग जाएगा। अचानक रत्न चमकने लगा, लेकिन उसकी ऊर्जा मोये के नियंत्रण में आने के बजाय बार बार एक ही दिशा की ओर संकेत कर रही थी। मोये ने आंखें सिकोड़ लीं। ये किसी को खोज रहा है। उसे नहीं पता था रत्न असल में लिन फेंक की आधुनिक ऊर्जा प्रणाली के संकेत को महसूस कर रहा था। उधर लिन फेंक के सिस्टम ने सूचना दी। डिंग! लक्ष्य की दूरी 87 किलोमीटर। अनुमानित समय पैदल 3 दिन। लिन फेंक ने सिर हिलाया। इतना समय नहीं है। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। वह जंगल के एक खाली हिस्से में पहुंचा। अपने सिस्टम से एक काले रंग की आधुनिक ओनोल्टेरन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल निकाली। शांत, तेज और बेहद मजबूत। बस किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। वह हेलमेट पहनकर बिजली की गति से निकल गया। घने जंगल, पत्थरीले पहाड़, नदियां सब उसके पीछे छूटते चले गए। उसी समय कुनलुन पर्वत से 3 अमर साधक भी निकल चुके थे। उनका नेतृत्व कर रही थी यूना शुए, लगभग 23 वर्ष की युवा साधिका। सुंदर, शांत, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। गुरुदेव ताइशांग तियानजुन ने उसे आदेश दिया था, उस रहस्यमय व्यक्ति को खोजो। यदि वह दुष्ट नहीं है तो उसे सम्मान से आमंत्रित करना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे जिस व्यक्ति को खोज रहे हैं वह इस समय एक आधुनिक मोटरसाइकिल पर धूल उड़ाता हुआ रक्तदानव की ओर बढ़ रहा था। और उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? उम्मीद है वापस आने तक मेरे टमाटर सूख न जाए। दूष! मोये ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने रत्न को कसकर पकड़ा और पहली बार उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। वह आ रहा है जिसे ये रत्न अपना असली स्वामी मान रहा है। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच लिन फेंक अपनी आधुनिक मोटरसाइकिल पर बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था। सिर्फ कुछ घंटों में उसने वह दूरी तय कर ली जिसे पार करने में साधारण लोगों को 3 दिन लगते। डिंग! लक्ष्य की दूरी 12 किलोमीटर।
उसी समय आसमान से 3 परछाइयां नीचे उतरी। वे हवा में उड़ रहे थे, तीनों सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उनके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। सबसे आगे युवा साधिका यून शुए ने उसने दूर खड़ी मोटरसाइकिल को देखा। वह चौंक गई। यह लोहे का घोड़ा, उसके साथ आए दोनों शिष्य भी हैरान थे। इसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, फिर यह चल कैसे रहा है? लिन फेंक ने उन्हें देखा। उसने बाइक रोक दी। यून शुए धीरे धीरे नीचे उतरी। क्या अल्प वही रहस्यमय व्यक्ति हैं जिसने 2 लाख सैनिकों को पीछे हटाया था? लिन फेंक ने सिर खुजलाया। थोड़ी सी मदद की थी बस। तीनों साधक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। थोड़ी सी? यून शुए बोली, मैं कुनलुन अमर महल की शिष्या हूं। मेरे गुरु आपसे मिलना चाहते हैं। लिन फेंक ने विनम्रता से उत्तर दिया, अभी नहीं, पहले मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। यून शुए ने पूछा, कौन सा काम? एक चोर को पकड़ना है। तीनों साधक फिर चौंक गए। सिर्फ एक चोर? उसी समय दूर पहाड़ों से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। धड़ाम! काली ऊर्जा आसमान तक उठने लगी। मोये ड्रैगन हार्ट जेड की शक्ति जगाने की कोशिश कर रहा था। यून शुए का चेहरा बदल गया। रक्तदानव, वह सफल होने वाला है। तीनों साधक पूरी गति से उड़ गए। लिन फेंक ने भी बाइक स्टार्ट की। कुछ ही मिनटों में सभी एक विशाल गुफा के सामने पहुंच गए। गुफा के बीच मो ये खड़ा था। उसके हाथ में लाल रंग का चमकता हुआ ड्रैगन हार्ट जेड था। वह जोर जोर से हंस रहा था। हा 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 हा, आज मैं पूरे चीन का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनूंगा। यून शुए ने तलवार निकाल ली। रक्तदानव, रत्न वापस कर दो। मो ये हंसा। तुम लोग मुझे रोकोगे? उसने एक ही बार किया। काली ऊर्जा की विशाल लहर निकली। तीनों साधक पीछे फेंक दिए गए। यून शुए के होंठों से खून निकल आया। वह हैरान थी, इतना शक्तिशाली। मो ये हंसा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी उसने देखा एक युवक आराम से चलता हुआ उसकी ओर आ रहा था। वह था लिन फेंक। मो ये हंसा। और तुम कौन हो? लिन फेंक ने शांत स्वर में कहा, जिस चीज को तुमने चुराया है उसे वापस लेने आया हूं। मो ये जोर से हंस पड़ा। तुम एक साधारण इंसान? उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया। काली ऊर्जा पहाड़ों को तोड़ती हुई सीधे लिन फेंक की ओर बढ़ी। लेकिन लिन फेंक वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पिस्तौल निकाली। यून शुए घबरा गई। भागिए! लेकिन लिन फेंक ने सिर्फ एक गोली चलाई। धाई! गोली बिजली की गति से निकली। काली ऊर्जा हवा में ही टूट गई। गोली आगे बढ़ती रही और मोये के हाथ में पकड़े ड्रैगन हार्ट जेड के बिल्कुल पास की चट्टान को सटीक निशाना बनाकर लगी। चट्टान फट गई। झटके से रत्न उसके हाथ से छूटकर हवा में उछल गया। मोये का हाथ सुन्न हो गया और वह पीछे लड़खड़ा गया। पूरा पहाड़ सन्नाटे में डूब गया। यून शुए की आंखें फैल गईं। एक छोटी सी धातु की चीज मेरे गुरु की तलवार से भी अधिक तेज। दोनों शिष्य कांपने लगे। यह कौन है? लिन फेंक ने शांत भाव से उछलते हुए रत्न को पकड़ लिया। सिस्टम बोला, डिंग! ड्रैगन हार्ट जेड सुरक्षित। लेकिन उसी क्षण गुफा के सबसे गहरे हिस्से से एक प्राचीन आवाज गूंजी। आखिरकार तुम आ ही गए। पूरी गुफा कांपने लगी। पत्थर टूटने लगे। सिस्टम ने पहली बार लाल रंग में चेतावनी दिखाई। सर्वोच्च चेतावनी, पहचान सफल। प्राचीन संरक्षक सक्रिय। खतरे का स्तर अननोन। वर्तमान शक्ति अनुमानित नहीं की जा सकती। लिन फेंग ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, लगता है अब असली बॉस बाहर आने वाला है। और गुफा के अंधेरे से 2 चमकती हुई सुनहरी आंखें खुल गईं। पूरी गुफा भूकंप की तरह कांपने लगी। विशाल चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगीं। यून शुए और उसके दोनों साथी तुरंत पीछे हट गए। उनके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। अंधेरे के भीतर से 2 सुनहरी आंखें धीरे धीरे खुलीं। फिर एक विशाल सिर बाहर आया। काले रंग के चमकदार शल्क, सैकड़ों मीटर लंबा शरीर, बादलों जैसी सांस और ऐसी उपस्थिति जिससे पूरा पहाड़ कांप रहा था। यून शुए कांपती आवाज में बोली, यह प्राचीन ड्रैगन। उसके साथ आए एक शिष्य ने घुटनों पर गिरते हुए कहा, असंभव, ये जीव तो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके थे। विशाल ड्रैगन की नजर सीधे लिन फेंक पर पड़ी। उसने गर्जना की। पूरी घाटी हिल गई। लेकिन
लिन फेंग बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने अपने कान को हल्का सा दबाया। बहुत तेज आवाज है। यून शुए को लगा उसने गलत सुना है। इतना बड़ा प्राचीन ड्रैगन सामने खड़ा है और इन्हें उसकी आवाज की चिंता है। ड्रैगन ने अचानक अपनी विशाल पूंछ घुमाई। एक ही वार और पूरा पहाड़ दो हिस्सों में बट गया। यून शुए चिल्लाई, हाँ बचिए। लेकिन लिन फेंक ने सिस्टम खोला। डिंग! कम्बैट मोड एक्टिवेटेड। उसके सामने दर्जनों आधुनिक हथियारों की सूची दिखाई दी। एंटी मटेरियल राइफल हाई एनर्जी पल्स, प्लाज्मा कैनन, माइक्रो मिसाइल, रेलगन ऑर्बिटल स्ट्राइक लॉक्ड। लिन फेंग कुछ देर सोचता रहा। नहीं, यह बेचारा शायद सिर्फ अपनी गुफा की रक्षा कर रहा है। सिस्टम बोला, विश्लेषण पूर्ण। प्राचीन ड्रैगन शत्रु नहीं है, वह ड्रैगन हार्ट जेड का संरक्षक है। उसने हमला इसलिए किया क्योंकि रत्न चोरी हुआ था। लिन फेंग मुस्कुराया। तो बात समझ में आ गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। यून शुए चीख पड़ी, मत जाइए, वह आपको खा जाएगा। लेकिन लिन फेंग चलता रहा। ड्रैगन ने अपना विशाल मुंह खोला। ऐसा लगा अगले ही पल वह पूरे पहाड़ को निगल जाएगा। लेकिन लिन फेंग ने जेब से ड्रैगन हार्ट जेड निकाला। ये तुम्हारा है। उसने रत्न धीरे से जमीन पर रख दिया। पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। विशाल ड्रैगन ने रत्न को देखा, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने हमला नहीं किया, बल्कि अपना विशाल सिर लिन फेंक के सामने झुका दिया। यून शुए की सांस रुक गई। असंभव! प्राचीन ड्रैगन किसी इंसान के सामने झुक गया। उसी समय ड्रैगन के शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कुछ ही क्षणों में उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा और सबके सामने लगभग 12 साल का एक लड़का खड़ा था। उसके सिर पर दो छोटे छोटे सुनहरे सींग थे। उसने झुककर कहा, धन्यवाद मानव। यून शुए का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ड्रैगन मानव रूप, लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मैं आओलोंग, ड्रैगन हार्ट जेड का अंतिम संरक्षक। 1000 वर्षों से मैं इसी रत्न की रक्षा कर रहा था। अगर ये दुष्ट के हाथ में पूरी तरह जाग जाता तो पूरा महाद्वीप युद्ध में डूब जाता। उसने लिन फेंक की ओर देखा। लेकिन तुमने बिना अनावश्यक हत्या किए सब कुछ समाप्त कर दिया। तुम दूसरों से अलग हो। उसी समय सिस्टम ने सूचना दी, डिंग! हिडन मिशन कंप्लीटेड। ड्रैगन संरक्षक का विश्वास प्राप्त। इनाम, ड्रैगन भाषा का ज्ञान, उन्नत ऊर्जा विश्लेषण, प्राचीन नक्शों की पहुंच। लेकिन अगले ही पल सिस्टम की स्क्रीन अचानक लाल हो गई। आपातकालीन चेतावनी, समय विकृति, टाइम डिस्टॉर्शन का पता चला। विश्लेषण, होस्ट के इस संसार में आने का कारण कृत्रिम नहीं था। किसी ने जानबूझकर आपको इस युग में भेजा है। लिन फेंग पहली बार पूरी तरह गंभीर हो गया। मतलब, मैं यहां दुर्घटनावश नहीं आया। सिस्टम ने उत्तर दिया, नहीं, आपको किसी उद्देश्य के लिए चुना गया है। उसी समय आकाश में एक विशाल सुनहरा द्वार खुल गया और उसके भीतर से एक ठंडी आवाज पूरे महाद्वीप में गूंज उठी, लिन फेंग, पहला परीक्षण पूरा हुआ, अब दूसरा परीक्षण शुरू होगा। पूरे प्राचीन चीन के लोग आसमान की ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज किसकी है, लेकिन लिन फेंग समझ गया। उसका इस संसार में आना सिर्फ शुरुआत थी और जिस शक्ति ने उसे यहां भेजा था अब स्वयं उसे संपर्क कर रही थी। आकाश में गूंजती रहस्यमयी आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। लेकिन लिन फेंग के मन में एक ही सवाल था, किसने मुझे इस दुनिया में भेजा? उसने फैसला किया, अभी उस रहस्य के पीछे भागने का समय नहीं है। पहले इस दुनिया में फैल रही अराजकता को रोकना होगा। उसी समय सम्राट लोंग तियान अपने शाही रथ के साथ वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने ड्रैगन हार्ट जेड को सुरक्षित देखा, उसने राहत की सांस ली। वह लिन फेंग के सामने आया और बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों हाथ जोड़कर झुक गया। लिन भाई, आपने एक बार फिर महान शिया साम्राज्य को बचा लिया। साथ खड़े सभी मंत्री और सेनापति दंग रह गए। उनका सम्राट एक साधारण कपड़े पहने युवक को लिन भाई कहकर संबोधित कर रहा था। प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, पूरा दरबार प्रतीक्षा कर रहा है। सम्राट ने सिर हिलाया, फिर लिन फेंग की ओर मुड़ा।
मेरे साथ राजधानी चलिए। मैं चाहता हूं कि पूरा साम्राज्य आपका सम्मान करे। लिन फेंग ने तुरंत मना कर दिया। नहीं। सम्राट मुस्कुराया। कारण? लिन फेंग ने गंभीर चेहरे से कहा, अगर लोग जान गए कि मैं कौन हूं तो हर दिन कोई ना कोई मदद मांगने आ जाएगा। फिर मैं आराम से खेती कैसे करूंगा? सम्राट कुछ पल चुप रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। तुम सचमुच दुनिया के सबसे अजीब इंसान हो। लोग प्रसिद्ध चाहते हैं और तुम उससे भाग रहे हो। लिन फेंक ने कंधे उचकाए। प्रसिद्ध शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। सम्राट ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हारी पहचान गुप्त रखूं तो? लिन फेंग पहली बार रुका। मतलब? सम्राट ने कहा, "अ, तुम राजधानी मत रहो, अपने घर में ही रहो, लेकिन अगर कभी पूरे साम्राज्य पर संकट आए तो मेरी मदद कर देना। बाकी समय कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा।" लिन फेंग ने कुछ क्षण सोचा। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सम्राट गंभीर हो गया। कहो। पहली, मेरे घर के आसपास कोई महल, चौकी या सेना नहीं बनेगी। दूसरी, मेरे गांव के लोगों को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। तीसरी, अगर कोई मंत्री या राजकुमार मेरे घर सिर्फ शक्ति देखने आए तो मैं किसी से नहीं मिलूंगा। सम्राट बिना सोचे बोला, स्वीकार है। लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। लिन फेंक ने भौं उठाई। क्या? सम्राट ने हंसते हुए कहा, साल में कम से कम एक बार मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारे हाथ की चाय जरूर पीऊंगा। लिन फेंक भी हंस पड़ा। यह शर्त मंजूर है। दोनों ने हाथ मिलाया। उस दिन एक अनोखा समझौता हुआ। एक ओर था पूरे चीन का सबसे शक्तिशाली सम्राट, दूसरी ओर दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। लेकिन दोनों के बीच रिश्ता राजा और प्रजा का नहीं, बल्कि दो मित्रों का था। उसी रात राजधानी में एक गुप्त सभा चल रही थी। महल के नीचे भूमिगत कक्ष में काले वस्त्र पहने 7 लोग गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। उनके सामने एक नक्शा रखा था। उस पर एक लाल निशान बना था, वही स्थान जहां लिन फेंग का छोटा सा घर था। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, हमारे जासूसों ने पुष्टि कर दी है। 2 लाख सैनिकों को पीछे हटाने वाला यही आदमी है। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया, अगर हम उसे अपने पक्ष में कर लें तो पूरा चीन हमारा हो जाएगा। लेकिन सबसे कोने में बैठा एक नकाबपोश व्यक्ति धीरे धीरे बोला, नहीं, उसे भर्ती नहीं करना है, उसे खत्म करना है। कमरे में सन्नाटा छा गया। नकाबपोश ने मेज पर एक काला मोहरा रखा। उस पर लिखा था, स्वर्ग विनाश संगठन। यह संगठन सदियों से परछाइयों में छिपा था। राजाओं की हत्या, साम्राज्यों का पतन, विद्रोह, सबके पीछे इसी संगठन का हाथ था। नकाबपोश ने ठंडी आवाज में कहा, अगर वह युवक जीवित रहा तो हमारी 1000 वर्षों की योजना समाप्त हो जाएगी। उसी समय लिन फेंक अपने घर लौट चुका था। वह अपने टमाटरों को देखकर मुस्कुराया। अच्छा है, सूखे नहीं। उसे क्या पता कि उसी रात उसके सिर पर पूरे प्राचीन चीन का सबसे बड़ा इनाम घोषित किया जा चुका था और सैकड़ों हत्यारे उसकी ओर बढ़ चुके थे। रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। बांस के पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे। सब कुछ शांत था। लेकिन गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर सैकड़ों काली परछाइयां जंगल में तेजी से आगे बढ़ रही थीं। वे थे स्वर्ग विनाश संगठन के हत्यारे, हर व्यक्ति उच्च श्रेणी का योद्धा। उनका एक ही आदेश था, लिन फेंक को जिंदा या मुर्दा पकड़ो। उनका नेता हेयू एक विशाल पेड़ पर खड़ा होकर गांव को देख रहा था। वह मुस्कुराया। सिर्फ एक आदमी और उसे पकड़ने के लिए 300 हत्यारे। लगता है हमारे मुखिया बहुत सावधान है। उधर लिन फेंक अपने घर में गहरी नींद सो रहा था। अचानक उसके सिस्टम की तेज आवाज गूंजी, डिंग! घुसपैठ चेतावनी। 300 सशस्त्र हमलावर गांव की ओर बढ़ रहे हैं। दूरी 4.8 किलोमीटर। लिन फेंक ने धीरे से आंखें खोलीं। उसने लंबी जम्भाई ली। रात के 2 बजे लोगों को सोने भी नहीं देते। वह खिड़की के पास गया। बाहर पूरा गांव शांत था। उसने धीरे से कहा, सिस्टम, गांव के चारों ओर सुरक्षा घेरा सक्रिय करो। डिंग। साइलेंट डिफेंस प्रोटोकॉल, माइक्रो सर्विलांस ड्रोन, नॉन लीथल स्टन नेटवर्क साउंड, डैम्पनिंग फील्ड।
नागरिक सुरक्षा मोड। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों सूक्ष्म ड्रोन बिना आवाज किए आसमान में फैल गए। पूरे गांव के चारों ओर अदृश्य निगरानी तंत्र सक्रिय हो गया। उधर हेयू ने हाथ उठाया। हमला! 300 हत्यारे बिजली की गति से गांव में घुस पड़े। लेकिन जैसे ही वे सीमा पार करने वाले थे, अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन चमक उठी। फुस! एक हल्की ऊर्जा लहर पूरे क्षेत्र में फैल गई। एक एक करके सभी हत्यारे वहीं खड़े खड़े बेहोश होकर गिरने लगे। कोई चीख नहीं, कोई धमाका नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ 10 सेकंड और तीनों 100 हत्यारे जमीन पर पड़े थे। हेयू की आंखें फैल गईं। ये क्या हुआ? वो पीछे हटने ही वाला था कि उसके पीछे एक शांत आवाज आई। इतनी रात को किसे ढूंढ रहे हो? हेयू बिजली की तरफ पलटा। उसके पीछे लिन फेंक खड़ा था। साधारण कपड़े, हाथ में चाय का कप और चेहरे पर हल्की मुस्कान। हेयू ने तलवार निकाल ली। तू ही है? लेना फेंक। लिन फेंक ने चाय की चुस्की ली। हां, लेकिन तुम लोग मेरे गांव में क्यों आए हो? हेयू गुर्राया। तुझे मारने। वो बिजली की गति से आगे बढ़ा, लेकिन लिन फेंक अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने बस अपनी 2 उंगलियों से हेयू की तलवार की धार पकड़ ली। टन्ना! तलवार बीच से टूट गई। हेयू का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे? असल में लिन फेंक ने अपनी उंगलियों पर एक सूक्ष्म ऊर्जा शील्ड सक्रिय की थी, लेकिन हेयू को लगा कि उसने नंगी उंगलियों से तलवार तोड़ दी। लिन फेंक ने गहरी सांस ली। तुम लोग बार बार मेरे घर क्यों आते हो? मुझे सच में शांति से खेती करनी है। हेयू पीछे हटने लगा। उसे समझ आ गया था कि वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से टकरा गया है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। तभी उसने अपने कपड़ों के भीतर से एक काला पत्थर निकाला। वह हौंसा, अगर मैं नहीं जीत सकता तो पूरा गांव मेरे साथ मरेगा। उसने पत्थर जमीन पर दे मारा। सिस्टम तुरंत सक्रिय हुआ। डिंग! 9 उच्च ऊर्जा विस्फोट का पता चला। अनुमानित प्रभाव क्षेत्र पूरा गांव। लिन फेंक का चेहरा पहली बार गंभीर हो गया। उसने बिजली जैसी गति से हाथ बढ़ाया और काले पत्थर को हवा में ही पकड़ लिया। सिस्टम ने विश्लेषण किया। प्राचीन ऊर्जा बम। विस्फोट तक समय 3 सेकंड। लिन फेंक ने बिना एक पल गंवाए पत्थर को ऊपर आसमान की ओर पूरी ताकत से फेंक दिया। 3, 2, धड़ाम! विस्फोट बादलों के ऊपर हुआ। पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया, लेकिन गांव का एक भी घर नहीं टूटा। एक भी इंसान घायल नहीं हुआ। गांव वाले नींद से जागे। उन्होंने सिर्फ आसमान में चमक देखी। एक बूढ़ा किसान बोला, लगता है आज बहुत तेज बिजली कड़की। लिन फेंक ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ किसी की नींद नहीं टूटी। हेयू अवाक रह गया। जिस बम से एक शहर नष्ट हो सकता था, उसे इस युवक ने गेंद की तरह उठाकर आसमान में फेंक दिया। लिन फेंक ने उसकी ओर देखा। अब बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? हेयू कुछ बोल पाता। उससे पहले उसके गले पर एक काला चिन्ह चमकने लगा। नहीं, ये नहीं। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस रुक चुकी थी। सिस्टम बोला, डिंग! दुश्मन के शरीर में शाप मोहर सक्रिय हुई। उसके संगठन ने उसे दूर से ही मार दिया। लिन फेंक ने शांत होकर आंखें बंद कर लीं। लगता है अब सामने वाला दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। दूर एक अंधेरे महल में नकाब पोश मुखिया मुस्कुराया। पहला दल विफल रहा। अब हमारा असली योद्धा जाएगा। उसने अपने पीछे खड़े एक विशालकाय व्यक्ति की ओर देखा। उसकी लंबाई 7 फुट से भी अधिक थी। पीठ पर काली तलवार और आंखों में लाल चमक। जाओ और इस बार लिन फेंक को उसकी झोपड़ी सहित मिटा दो। विशालकाय योद्धा मुस्कुराया। आज्ञा स्वामी। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था। बच्चे खेल रहे थे, किसान खेतों में काम कर रहे थे, महिलाएं नदी से पानी ला रही थीं। किसी को भी नहीं पता था कि पिछली रात पूरा गांव विनाश के एक कदम दूर था। लिन फेंक अपने टमाटरों को पानी दे रहा था। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, डिंग! सुरक्षा रिपोर्ट।
रात के हमले की जानकारी किसी ग्रामीण को नहीं हुई। मिशन सफल। लिन फेंक ने संतोष की सांस ली। अच्छा है, कम से कम सब लोग चैन से सोए। इसी बीच राजधानी में सम्राट लोंगतियान को रात की घटना की पूरी रिपोर्ट मिल चुकी थी। उन्होंने मेज पर हाथ मारा। 300 हत्यारे! और फिर भी वह युवक किसी को जगने तक नहीं देता। प्रधानमंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अब बात केवल आपके साम्राज्य की नहीं रही। कोई बहुत बड़ा संगठन लीन फेंक के पीछे पड़ा है। सम्राट की आंखों में चिंता थी। अगर वे गांव वालों को निशाना बनाएंगे तो लीन भाई कभी शांत नहीं बैठेंगे। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर काले पर्वतों के बीच स्वर्ग विनाश संगठन का मुख्यालय। विशाल दरवाजा खुला। धीरे धीरे एक आदमी बाहर निकला। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फुट थी। पूरे शरीर पर काला कवच, पीठ पर एक विशाल तलवार। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। उसका नाम था झानवू। उपनाम काला युद्ध दानव कहा जाता था कि उसने अकेले 12 राज्यों की सेनाओं को हराया था। उसकी तलवार पहाड़ों को भी 2 भागों में बांट सकती थी। नकाबपोश मुखिया बोला, झानवू, इस बार कोई गलती मत करना। झानवू मुस्कुराया। अगर वह सचमुच इतना शक्तिशाली है तो मैं भी देखना चाहता हूं, लेकिन अगर वह कमजोर निकला तो उसका घर और पूरा गांव एक ही वार में समाप्त हो जाएगा। उधर लिन फेंक घर के बाहर बैठा लकड़ी की कुर्सी पर चाय पी रहा था। अचानक सिस्टम ने लगातार चेतावनी देना शुरू कर दिया। डिंग डिंग डिंग। अत्यधिक खतरा। एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा आपकी ओर बढ़ रहा है। दूरी 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। लिन फेंग ने स्क्रीन देखी। पहली बार सिस्टम ने किसी दुश्मन के आगे लिखा था, खतरे का स्तर अत्यंत उच्च। इस युग के मानकों के अनुसार। लिन फेंग मुस्कुराया। लगता है आखिरकार उन्होंने किसी मजबूत आदमी को भेजा है। वह उठकर खेत में गया और टमाटरों पर कपड़ा ढक दिया। अगर लड़ाई हुई तो कहीं यह खराब ना हो जाए। सिस्टम कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, होस्ट की प्राथमिकताएं समझ से परे हैं। लिन फेंक हंस पड़ा। कुछ देर बाद पूरा गांव अचानक शांत हो गया। पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया। हवा थम गई। जानवर जंगल की ओर भागने लगे। भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। गांव के प्रवेश द्वार पर झानवू खड़ा था। उसने पूरे गांव पर एक नजर डाली, फिर सीधे लिन फेंक के घर की ओर चल पड़ा। गांव वाले डर कर अपने घरों में छिप गए। एक बच्चा जो रास्ते में खेल रहा था अनजाने में जानवू के सामने आ गया। जानवू ने उसे देखा और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। लिन फेंक ने यह दृश्य देखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा, बच्चे को उठाकर सुरक्षित जगह पर रख दिया, फिर जानवू के सामने आकर खड़ा हो गया। बस यहीं रुक जाओ। जानवू हंसा। तू ही है लिन फेंक? हां। अच्छा, अगर मैं इस पूरे गांव को अभी नष्ट कर दूं तो तू क्या करेगा? लिन फेंग ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज पहली बार पूरी तरह ठंडी हो गई। मैं अब तक हर लड़ाई में लोगों की जान बचाने की कोशिश करता रहा हूं। अगर कोई निर्दोष लोगों को धमकी देता है तो मैं उसे दूसरा मौका नहीं देता। जानवू जोर से हंसा। अच्छा, तो मुझे रोक कर दिखा। उसने अपनी विशाल तलवार निकाली। एक ही वार में हवा चीखने लगी। जमीन फट गई और सैकड़ों मीटर लंबी ऊर्जाधार सीधे गांव की ओर बढ़ी। गांव वाले चीख उठे, लेकिन लिन फेंक ने इस बार जेब से पिस्तौल नहीं निकाली। उसने पहली बार अपने सिस्टम से एक नया हथियार बुलाया। नीली रोशनी चमकी। उसके हाथ में एक काली लंबी भविष्य की तकनीक से बनी रेलगन प्रकट हुई। जानवू की मुस्कान गायब हो गई। यह कैसा हथियार है? लिन फेंक ने शांत स्वर में कहा। मैं चाहता था कि आज भी मुझे इसका इस्तेमाल न करना पड़े। उसने रेलगन को धीरे धीरे उठाया। सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। रेलगन चार्जिंग। 10%, 20%, 30%। पूरा आकाश नीली बिजली से भरने लगा। जानवू पहली बार अपने जीवन में डर महसूस करने लगा। और दूर राजधानी में सम्राट लोंगत्यान ने भी आसमान में उठती नीली रोशनी देखी। उन्होंने धीमे से कहा, लिन भाई,
कृपया गांव को बचा लेना, क्योंकि उन्हें पता था अगर लिनफेंग सचमुच गंभीर हो गया तो शायद इतिहास एक नया अध्याय लिखेगा। गांव के बाहर झानवू की विशाल तलवार से निकली ऊर्जाधार सीधे गांव की ओर बढ़ रही थी। गांव वाले भय से कांप रहे थे। कई लोग अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए थे। उन्हें लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन लिनफेंग एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उसके हाथ में भविष्य की तकनीक से बनी रेलगन चमक रही थी। डिंग, रेलगन चार्जिंग। 50%, 70%, 90%, 100% रेडी। जानवू हंसा। अब क्या करेगा? मेरी तलवार की शक्ति पहाड़ काट सकती है। लिनफेंग ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे घमंड को निशाना बनाऊंगा। उसने ट्रिगर दबाया। नीली रोशनी की एक सीधी रेखा बिजली से भी तेज गति से आगे बढ़ी, लेकिन वह जानवू के शरीर की ओर नहीं गई। वह उसके दाहिने ओर खड़े विशाल पत्थरीले पर्वत की ओर गई। अगले ही क्षण पूरा पर्वत बीच से 2 हिस्सों में बढ़ गया। हजारों टन चट्टानें नीचे गिरने लगीं। धूल का बादल आसमान तक उठ गया। जानवू की ऊर्जाधार उसी क्षण टूटकर बिखर गई। पूरा क्षेत्र एकदम शांत हो गया। जानवू की आंखें फैल गईं। उसके हाथ कांपने लगे। ये एक ही बार में पूरा पर्वत। दूर गांव वाले भी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। एक बूढ़ा किसान बुदबुदाया, क्या ये देवता है? लेकिन लिनफेंग ने रेलगन नीचे कर दी। उसने जानवू की ओर देखा। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। अगर अगला हमला निर्दोष लोगों पर हुआ तो अगली गोली पत्थर पर नहीं जाएगी। जानवू के माथे पर पसीना आ गया। अपने पूरे जीवन में उसे पहली बार लगा कि मौत उसके सामने खड़ी है। फिर भी उसने दांत भींचे। मैं नहीं हारूंगा। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। उसकी मांसपेशियां फूल गईं, आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। निषिद्ध कला, रक्त दानव रूप। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। जमीन में दरारें फैलने लगीं। सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी, डिंग, ऊर्जा स्तर तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान, दुश्मन अपनी जीवन शक्ति जला रहा है। लिनफेंग ने गहरी सांस ली। फिर वही अपनी जान देकर लड़ने की कोशिश। उसने सिस्टम से कहा, घातक हथियार बंद रखो, मुझे इसे जीवित पकड़ना है। सिस्टम ने उत्तर दिया, स्वीकार। गैर घातक रणनीति सक्रिय। जानवू बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी तलवार सीधे लिनफेंग के सिर की ओर आई, लेकिन अचानक वह रुक गया। उसके चारों ओर दर्जनों सूक्ष्म ड्रोन घूम रहे थे। उन्हें किसी ने देखा तक नहीं था। एक साथ सभी ड्रोन से सूक्ष्म विद्युत जाल निकला। जानवू का पूरा शरीर सुन्न हो गया। तलवार उसके हाथ से छूट गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। पूरा युद्ध सिर्फ कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गया। लिनफेंग उसके पास पहुंचा। अब बताओ, तुम्हारा असली मालिक कौन है? जानवू ने हंसते हुए सिर उठाया। तुम बहुत देर कर चुके हो। हमारे स्वामी पहले ही शाही महल पहुंच चुके हैं। लिनफेंग का चेहरा पहली बार बदल गया। क्या? उसी क्षण सिस्टम लाल हो उठा। आपातकाल स्थान, महान शिया राजधानी, स्वर्ग विनाश संगठन का मुख्य आक्रमण शुरू। लक्ष्य, सम्राट लोंग त्यान। लिनफेंग की आंखें ठंडी हो गईं। तो यह सब मुझे यहां रोकने के लिए था। उसने जानवू को सुरक्षा बाधा में बंद किया। फिर अपने सिस्टम की ओर देखा। सिस्टम, राजधानी तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका। डिंग, उपलब्ध विकल्प, स्टेल्थ जेट, सुपरसोनिक परिवहन, हाइपरग्लाइड मॉड्यूल। लिनफेंग ने बिना देर किए स्टेल्थ जेट चुना। नीले प्रकाश के बीच एक अत्याधुनिक काला विमान उसके सामने प्रकट हुआ। गांव वाले दूर से उसे देखकर दंग रह गए। उन्हें लगा मानो कोई लोहे का दिव्य पक्षी स्वर्ग से उतर आया हो। लिनफेंग विमान में बैठा। इंजन की आवाज लगभग सुनाई नहीं दी। कुछ ही सेकंड में विमान आसमान में गायब हो गया। दूर राजधानी में महल के चारों ओर आग लगी हुई थी। सैकड़ों नकाबपोश हत्यारे शाही सैनिकों से लड़ रहे थे, और सिंहासन कक्ष के सामने एक रहस्यमय व्यक्ति खड़ा था। उसने सम्राट की ओर तलवार तानकर कहा, आज महान शिया का इतिहास समाप्त होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को उसने गांव में उलझाने की कोशिश की थी,
वह अब ध्वनि की गति से भी तेज राजधानी की ओर आ रहा था। महान शिया साम्राज्य। राजधानी आग की लपट्टों में घिरी हुई थी। शाही सैनिक अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन स्वर्ग विनाश संगठन के हत्यारे हर दिशा से महल में घुस चुके थे। सिंहासन कक्ष के भीतर सम्राट लोंग त्याना शांत खड़े थे। उनके चारों ओर सैकड़ों सैनिक घायल पड़े थे। प्रधानमंत्री के कंधे पर गहरा घाव था। राजकीय सेनापति की तलवार टूट चुकी थी। सिंहासन के सामने एक काले चोगे में लिपटा व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा चांदी के मुखौटे से ढका था। उसके शरीर से निकलती आभा सामान्य योद्धाओं से कई गुना अधिक थी। वह मुस्कुराया। लोंगत्यान, तेरा समय समाप्त हो गया। सम्राट ने बिना डरे उत्तर दिया। तुम कौन हो? उसने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। प्रधानमंत्री, ये तो पूर्वशाही सेनापति गोशेन। 20 वर्ष पहले उसे देशद्रोह के आरोप में मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन वह जीवित था और स्वर्ग विनाश संगठन का नया प्रमुख बन चुका था। गोशेन हंसा। मुझे देशद्रोही कहा गया, लेकिन आज मैं पूरा साम्राज्य ले लूंगा। उसने तलवार उठाई। अलविदा सम्राट। पूरा सिंहासन कक्ष शांत हो गया, लेकिन सम्राट लोंग त्यान मुस्कुराने लगे। गोशेन रुक गया। मरने से पहले तू हंस क्यों रहा है? सम्राट ने धीरे से उत्तर दिया। क्योंकि मेरे मित्र आ रहे हैं। गोशेन जोर से हंसा। कोई नहीं आएगा। महल चारों ओर से घिरा हुआ है। तुम्हारी सारी सेना हार चुकी है। सम्राट ने सिर्फ एक वाक्य कहा। तुम उन्हें नहीं जानते। उसी क्षण महल के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आसमान में एक काली परछाई दिखाई दी। किसी सैनिक ने चिल्लाकर कहा, वो क्या है? अगले ही पल काला स्टेल्थ जेट महल के ऊपर से गुजरा। इतनी तेज गति कि किसी की आंखें उसका आकार तक नहीं देख सकीं। गोशेन ने भौहें सिकोड़ लीं। यह कौन सी उड़ने वाली वस्तु है? महल की छत पर एक काला विमान कुछ क्षणों के लिए मंडराया, फिर एक आकृति उससे नीचे कूद गई। सैकड़ों फुट की ऊंचाई। सभी लोग चीख पड़े, वह मर जाएगा। लेकिन लिन फेंक ने हवा में ही अपने सिस्टम से टैक्टिकल जेट सूट सक्रिय किया। नीली ऊर्जा की हल्की परत ने उसकी गति कम कर दी। वह महल के आंगन में बिल्कुल सुरक्षित उतर गया। धूल का बादल छोटा। लिन फेंक ने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी, फिर चारों ओर देखा। लगता है मैं समय पर आ गया। सम्राट के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। लिन भाई, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। लिन फेंक ने हल्के से सिर हिलाया। आपने मेरी चाय अभी पूरी नहीं पी है। इतनी आसानी से आपको मरने नहीं दूंगा। सम्राट हंस पड़े। इतनी गंभीर स्थिति में भी दोनों ऐसे बात कर रहे थे मानो पुराने दोस्त मिल रहे हों। गोशेन गुस्से से कांप उठा। बस एक किसान मुझे चुनौती देगा? उसने अपनी तलवार पूरी ताकत से घुमाई। एक विशाल काली ऊर्जाधार सीधे लिन फेंक की ओर बढ़ी, लेकिन लिन फेंक ने अपनी जेब से सिर्फ एक छोटा सा गोल धातु का डिस्क निकाला। उसने उसे जमीन पर रख दिया। डिंग! पोर्टेबल एनर्जी शील्ड एक्टिवेटेड। पारदर्शी ऊर्जा ढाल पूरे सिंहासन कक्ष के सामने फैल गई। धम्म! गोशेन का हमला ढाल से टकराकर बिखर गया। महल की एक ईंट तक नहीं टूटी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। प्रधानमंत्री ने फुसफुसाकर कहा, ये किस प्रकार की दिव्य रक्षा है? लिन फेंक ने शांत स्वर में कहा, दिव्य नहीं, बस थोड़ी सी तकनीक। गोशेन पहली बार अपने चेहरे पर डर छिपा नहीं पाया। उसे समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा युवक न तो साधारण योद्धा है और न ही कोई सामान्य अमर साधक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का सबसे दमदार सीन कौन सा लगा और आप अगले भाग में क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इस कहानी का अगला रोमांचक पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां कहानी और भी ज्यादा खतरनाक, रोमांचक और धमाकेदार होने वाली है।